छात्रों, आपका जो ये प्रथम पेपर है शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, इसकी आज दूसरी कक्षा है आपके लिए। कल हमने आपको शिक्षा का अर्थ बताया था, जो आप लोगों ने समझ लिया होगा कि शिक्षा क्या होती है, इसका क्या अर्थ, शाब्दिक अर्थ वगैरह भी आपको बताया था। आज के लिए आपका जो प्रश्न रहेगा वो ये रहेगा कि शिक्षा की, आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, अवधारणाएं क्या है। अवधारणा से संबंधित, ठीक है। और भी एक प्रश्न बना सकते हैं कि शिक्षा क्या है। शिक्षा के संबंध में अपने विचार प्रकट कीजिए। शिक्षा के संबंध में अपने विचार प्रकट कीजिए। देखिए, ये प्रश्न हमने एक संभावित प्रश्न बनाए हैं जो इस प्रकार के आपके पेपरों में आ सकते हैं। यदि शिक्षा से रिलेटेड कुछ भी आता है और आप मतलब नहीं सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि हम क्या लिखें, तो ये जो चीज़ हम बताने जा रहे हैं इसको आप लिख सकते हैं। अवधारणाओं का मतलब ये होता है कि जैसे शिक्षा है, ठीक है, तो इसके संदर्भ में सामान्य व्यक्तियों के क्या विचार है, या लोग शिक्षा को क्या समझते हैं, या शिक्षा को किस दृष्टिकोण से देखते हैं, ठीक है, क्या मतलब उनकी भावनाएं हैं, उसके विचार हैं, उनका दृष्टिकोण है, वह सारी बातें जो होती हैं आपकी अवधारणाओं के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो इसमें आप देखिए कि शिक्षा क्या है। तो शिक्षा जो है विभिन्न अर्थों में प्रयोग की जाती है, जिसमें एक अर्थ हम आपको बता रहे हैं। शिक्षा, ये सारे पॉइंट आप लिख लीजिएगा। शिक्षा मानव विकास की प्रक्रिया है, ठीक है। नंबर एक पॉइंट, हम सभी लोग ये मानते हैं कि शिक्षा से मानव का विकास होता है, ठीक है। अब मानव का विकास किस प्रकार से होता है? देखिए, जब मानव जन्म लेता है या किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो उसको उस वक्त किसी भी चीज का ज्ञान नहीं होता है। वह मूलतः एक पशु के समान होता है, ठीक है, उसमें और पशु में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है। अब शिक्षा, भाई जो बच्चा छोटा है तो उसको तुरंत तो शिक्षा मिल नहीं जाएगी, ना वो स्कूल चला जाएगा, तो वह धीरे धीरे जो सीखता है वह समाज से, पर्यावरण से और अपने परिवार से सीखता है। तो इस समय जो सीखने की प्रक्रिया होती है मानव की जन्म के समय, उसका पहला गुरु कौन होता है? उसका पहला गुरु उसकी माँ होती है, ठीक है। इसके बाद उसको कौन सिखाते हैं? उसको परिवार के सदस्य सिखाते हैं, ठीक है। इसके बाद कौन सिखाता है? समाज के सदस्य या समाज सिखाता है। जैसे परिवार के लोग, अड़ोस पड़ोस के लोग, बच्चे आते हैं खेलने, खेलता है बच्चा, या अन्य लोग हैं, ताऊ चाचा, अन्य रिलेटिव हैं, मामा नानी, ऐसे परिवार के अंदर वो जाता है, समाज के अंदर, तो वह धीरे धीरे सीखता है, ठीक है। तो प्रारंभिक ज्ञान माँ से प्राप्त होता है, माँ के बाद परिवार के सदस्यों से प्राप्त होता है। तो यहीं से शिक्षा जो है प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। शिक्षा का एक रूप हमने बताया था आपको, ये व्यापक शिक्षा। व्यापक शिक्षा, व्यापक शिक्षा क्या है? देखिए, व्यापक शिक्षा वह होती है जो जन्म से प्रारंभ हो जाती है। इसका प्रारंभ कब से होता है? जन्म से, ठीक है। और कब तक चलती है? मृत्यु तक। आदमी, व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता रहता है,
सीखना कभी भी बंद नहीं होता। आप ये मत सोचिए कि हम सड़क में चल रहे हैं या यात्रा कर रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, या मान लीजिए कहीं घूमने गए हैं किसी पार्क में या अन्य कहीं भी, तो वहाँ पर हम कुछ सीख नहीं रहे। ऐसा कभी होता ही नहीं। मनुष्य का मस्तिष्क सदैव कुछ ना कुछ सीखता रहता है। और कोई भी व्यक्ति इस संसार में अपने आप में पूर्ण नहीं होता है कि वह सब कुछ सीख गया है। आप ये मान के चलिए कि वृद्धावस्था में भी व्यक्तियों को बहुत सारे नवीन अनुभव प्राप्त होते हैं और वहाँ पर भी वह बहुत कुछ सीखते हैं। तो सीखना प्रतिदिन चलता रहता है, एक अनवरत प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है शिक्षा, जो कभी भी नहीं रुकती। शिक्षा से क्या होता है? मानव का विकास होता है और शिक्षा मानव के विकास की प्रक्रिया है। इसी में देखिए एक परिभाषा है जॉन डीवी की, मैं बोल के बता रहा हूं आपको। जॉन डीवी, इसमें देखिए इन्होंने कहा है, शिक्षा व्यक्ति की उन सब शक्तियों या क्षमताओं का विकास है जिनसे वह अपने वातावरण पर अधिकार प्राप्त कर सके और अपनी भावी आशाओं को पूरा कर सके। तो क्या समझ में आया? जो व्यक्ति की क्षमताएं हैं, कार्य करने की शक्तियां हैं, उन सब का विकास है। अब शक्तियां क्या होती हैं? जैसे व्यक्ति का सोचना, विचार करना, ठीक है, चिंतन करना, किसी कार्य में कुशलता होना, किसी भी कार्य में, ठीक है, ये सारी एक व्यक्ति के अंदर एक पावर होते हैं, ठीक है। नैतिक कार्यों से संबंधित, सामाजिक कार्यों से संबंधित जो भी कुशलताएं होती हैं, उन सब का पूरी तरह से विकास होना, ठीक है। जब तक व्यक्ति का विकास नहीं हो जाएगा तो आप ये मान के चलिए कि वह कभी भी वातावरण से समायोजन नहीं कर पाएगा, एडजस्टमेंट नहीं कर पाएगा। इसके उदाहरण के स्वरूप में आप देख सकते हैं कि जैसे बहुत सारे लोग, कहीं जॉब लग जाता है, ठीक है, मान लीजिए हमारा जिसका जॉब लगा है वह व्यक्ति कानपुर का रहने वाला है और उसका दिल्ली में जॉब लग गया, वह किसी कंपनी के अंदर, ठीक है। अब वो यहाँ गया तो यहाँ का जो वातावरण है कैसा होगा? पूरी तरह से भिन्न होगा, ठीक है। उसको नए नए लोग मिलेंगे, नया वातावरण होगा। अब ऐसे में जो व्यक्ति यहाँ से यहाँ आया है, वह यदि यहाँ पर कार्य करने वाले व्यक्तियों के साथ, अब यहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होंगे जो उससे पद में ऊपर होंगे, बहुत से व्यक्ति ऐसे होंगे जो पद से नीचे होंगे, ठीक है। अब वह उन्हीं के साथ काम कर पाए, अच्छे से सभी का प्रिय बन जाए, अपनी गुणवत्ताओं को अच्छे से प्रकट करे, अपने काम के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दे। यदि वो ऐसा नहीं कर पाता है तो क्या माना जाएगा कि कहीं ना कहीं उसके समायोजन में कमी है, ठीक है। ऐसे व्यक्तियों को एक समय के बाद उस कंपनी को छोड़ना भी पड़ सकता है। आगे जीवन में हो सकता है कि दूसरी कंपनियां तो 1 2 3 छोड़ने के बाद उसको कंपनियां रखें ही नहीं। तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के अंदर जो समायोजन नहीं कर पा रहा है, उसका शिक्षा के द्वारा
एक शब्द लिख रहा हूं यहां पर, पूर्ण क्या नहीं हुआ, विकास नहीं हो पाया। ठीक है, तो शिक्षा क्या है, मानव के विकास की प्रक्रिया है जो मानव को पूर्ण बनाती है। तो हर प्रकार का विकास, चाहे वह सामाजिक हो, ठीक है, जैसे सामाजिक हो, मानसिक हो, व्यवहारिक हो, ठीक है, राजनीतिक हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का विकास हो, वह पूर्ण होना चाहिए, नहीं तो विरोधाभास उत्पन्न होगा, मानव विकसित नहीं होगा। तो आप ये समझ सकते हैं, इतनी चीज मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताई है कि मानव के विकास में शिक्षा का क्या योगदान है, और एजम्पशन के रूप में, अवधारणा के रूप में इस कथन को क्यों लिया जाता है कि शिक्षा मानव के विकास की एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया का मतलब प्रोसेस, ठीक है, जो व्यक्ति को तैयार करती है समाज में रहने के लिए, समाज के अनुरूप कार्य करने के लिए, वातावरण में समायोजित होने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं दूसरे बिंदु की ओर। देखिए, दूसरा बिंदु है हमारा शिक्षा प्रशिक्षण कार्य है। शिक्षा प्रशिक्षण कार्य है, ठीक है, ये दूसरी अवधारणा है। इसमें जो मुख्य चीज है वो क्या है, वह है प्रशिक्षण। ठीक है, तो यह माना जाता है कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को जो है प्रशिक्षित किया जाता है। ठीक है, अब जैसे आप बीएड की ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो बीएड की ट्रेनिंग के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे एक पाठ्यक्रम होता है, ठीक है, आपको विद्यालयों में टीचिंग के लिए भेजा जाता है, विद्यालय के अंदर भी टीचिंग से संबंधित सूक्ष्म शिक्षण की क्लासें चलती हैं आपकी, ठीक है, जहाँ पर आपको इन सब के बारे में बताया जाता है। और आपकी ये जो प्रक्रिया है ये क्या करती है, यह आपको शिक्षक बनने के लिए प्रशिक्षित करती है। ठीक है, प्रशिक्षण में आप क्या सीखते हैं, अपने संवेग, अपनी भावनाओं, ठीक है, और देखिए अपने व्यवहार, अपनी आदतों आदि के ऊपर नियंत्रण रखना सीखते हैं। ठीक है, यदि हमारे ऊपर एक शिक्षक के अनुकूल नियंत्रण नहीं होगा तो आप ये मान के चलिए कि जैसे संवेग है, इमोशंस, अब मान लीजिए आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं और क्रोधित होकर बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको क्रोध आ गया, तो क्या होगा, आप बच्चों को डांटेंगे, भला बुरा बोल सकते हैं, ज़्यादा क्रोध आ जाए तो मार भी सकते हैं, पीट भी सकते हैं, हो सकता है बच्चे की चोट लग जाए, परिस्थितियां विपरीत हो जाएं और आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ जाए, नौकरी आपकी चली जाए, तो ये क्या हुआ, ऐसे में ये माना जाएगा कि कहीं ना कहीं आपके प्रशिक्षण में कमी रही। बात समझ आ रही ना, आपके प्रशिक्षण में कमी रह गई। इसी प्रशिक्षण के द्वारा ही व्यक्ति को पूर्ण मानव बनाने की प्रक्रिया की जाती है। और जब बीएड करेगा, ट्रेनिंग लेगा, क्योंकि ये प्रशिक्षण है,
ये आपकी एकेडमिक एजुकेशन नहीं है, इसको प्रोफेशनल एजुकेशन बोला जाता है। तो जब प्रशिक्षण लेगा व्यक्ति तो प्रशिक्षित होगा तो क्या होगा, इसका माने ये होगा कि वह शिक्षण कार्य करने के लिए कुशल हो गया है या उसने कुशलता अर्जित कर ली। तो यही चीज है कि जिसको प्रशिक्षण शब्द कहा जाता है। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, वह हैगा हमारा शिक्षा मार्गदर्शन है। नंबर 3, शिक्षा मार्गदर्शन है। ठीक है, अब यहां पर ये जो तीसरी अवधारणा है वह यह स्पष्ट करती है कि यह जो मार्गदर्शन है ये क्या है। तो देखिए, अब छात्र है, उसको यह नहीं पता है कि क्या करना है। ठीक है, या उसको यह जानकारी नहीं है कि क्या पढ़ना है या कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस नए व्यक्ति के सामने होते हैं। ठीक है, तो ये जो नए व्यक्ति के सामने जो क्वेश्चंस होते हैं उनका उत्तर किसके द्वारा मिलेगा, मार्गदर्शन के द्वारा। अब मार्गदर्शन व्यक्ति को कौन दे सकता है, तो मार्गदर्शन देने का काम होता है शिक्षक का। शिक्षक का यह है क्या। ठीक है, देखिए, कम अनुभवी व्यक्ति को ज्यादा अनुभवी व्यक्ति ही मार्गदर्शन दे सकता है। तो छात्र और शिक्षक के मध्य ज्यादा अनुभव किसके पास है, शिक्षक के पास। तो यह इस छात्र का मार्गदर्शन कर सकता है कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, या क्या प्रयोग करना है, क्या नहीं। ठीक है, तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या ध्यान रखा जाता है, छात्र की रुचि, व्यवहार, ठीक है, शारीरिक क्षमता और आदतों, बुद्धि आदि का ध्यान रखा जाता है छात्र को मार्गदर्शन देने से पहले। ठीक है, अब मान लीजिए व्यक्ति की शारीरिक क्षमता ज़्यादा नहीं है, तो अब उसको कोई कठिन काम दे दीजिएगा, परिश्रम वाला काम दे दीजिएगा तो कर ही नहीं पाएगा। किसी बच्चे की रुचि है कि मान लीजिए विज्ञान में, और उसको आप कला का काम दे देंगे तो कर ही नहीं पाएगा। तो हमें किसी भी कार्य को जो मार्गदर्शन देने वाला व्यक्ति है छात्र के लिए, ये इन चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमें छात्र को किस प्रकार से मार्गदर्शन करना है। और एक चीज़ देखिए, छात्र के हमें स्वभाव का भी ध्यान देना पड़ेगा कि वह किस प्रकार के स्वभाव का है। ठीक है, तभी हम उसके। और देखिए, कभी भी शिक्षक को मार्गदर्शन देते समय अपने विचार, ठीक है, अपने विचार या निर्देशन लादने नहीं चाहिए, छात्र के ऊपर लादने नहीं चाहिए। ठीक है, एक चीज और होती है कि कभी कभी निर्देशन, मार्गदर्शन या कुछ जानकारी आप दे रहे हैं तो छात्र एक अनुशासनहीनता वाला कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। तो वहाँ पर फिर छात्र को डांटना
आप समझिए ये भी आवश्यक हो जाता है। ठीक है, जब तक आप ये काम नहीं करेंगे, जरूरी नहीं है कि आप डांटना बोल रहे हैं तो आप डांटना ही शुरू कर दीजिए। परिस्थिति बस कभी कभी डांटना, समझाना, आंखें दिखाना या किसी प्रकार से उसको एहसास दिलाना कि वह जो कार्य कर रहा है उसमें क्या प्रॉब्लम्स है, क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा है, सही तरीके तक पहुंचाने के लिए उसको मार्गदर्शन देने के लिए ये भी जरूरी होता है। ठीक है, तो बालक की आवश्यकताओं के अनुसार, उसकी योग्यताओं के अनुसार, उसकी क्षमताओं के अनुसार उसको विकसित होने के अवसर प्रदान करना, उसको सही मार्ग पर पहुंचाने का कार्य जो है शिक्षा के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपनी अगली अवधारणा पर। अगली चीज है हमारे पास शिक्षा व्यवहार का रूपांतरण है। शिक्षा व्यवहार का रूपांतरण है। ठीक है, अब व्यवहार किसी भी कार्य को करने से पहले का व्यवहार और कार्य करने के बाद का व्यवहार में अंतर होता है। जैसे किसी व्यक्ति ने अभी बीएड नहीं किया है, ठीक है, वह नया है, तो उसका क्या पढ़ाने का तरीका, पढ़ाने का तरीका या व्यवहार अलग होगा। ठीक है, उसको बहुत सारे स्किल्स नहीं आते होंगे, जैसे मान लीजिए ब्लैक बोर्ड पे खड़े होना है, लिखना है, बोलना है, प्रश्न पूछना है, छात्रों को अनुशासित रखना है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे काम हो सकते हैं कि वह ना कर पाए अच्छी तरह से। तो ये स्थिति होगी बीएड से पहले की। लेकिन ट्रेनिंग करने के बाद जो व्यक्ति होगा उसका व्यवहार क्या हो जाएगा, पूरी तरह से रूपांतरित हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, अब वह शिक्षण कार्य करने के लिए कुशल हो जाएगा। ठीक है, हम उसको शिक्षक मान सकते हैं क्योंकि वह एक डिग्री, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण प्राप्त कर चुका है। तो शिक्षा क्या करती है, मानव के व्यवहार का रूपांतरण करती है और उसे विवेकशील बनाती है। जब व्यक्ति का व्यवहार परिवर्तित हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसके व्यवहार में एक विवेकशीलता आ जाती है, वह उचित या अनुचित का निर्णय लेने के लिए सक्षम हो जाता है। ठीक है, अगला बिंदु है हमारा शिक्षा जो है वह मुक्ति है। शिक्षा मुक्ति है। अब ये मुक्ति का मतलब क्या है, हमको ये समझना है। जब हम शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं तो आप ये देखिए कि किससे मुक्त हो जाते हैं। तो आप ये देखिए, जब हम शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं तो अज्ञानता से मुक्त हो जाते हैं, हमको सीखे गए ज्ञान की प्रॉपर जानकारी हो जाती है, हम उसके जानकार हो जाते हैं। अर्थात उस विषय से संबंधित जो अज्ञान था, जो हमारी अवधारणाएं थी या जो गलत विचार भी हो सकते हैं, वह सभी खत्म हो जाते हैं। ठीक है, हम उसके जानकार हो जाते हैं। इसी चीज को कहा गया है कि शिक्षा जो है मुक्ति है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला जो
एक अगला कथन है, वह है शिक्षा उत्पाद है। शिक्षा उत्पाद है। शिक्षा उत्पाद है। ठीक है। अब यहां पर जो कथन है हमारा, उससे क्या पता चलता है? उत्पाद माने समाज के अंदर आप देखिएगा, जो बहुत सारे वो हैं हमारे यहाँ कार्य, समाज के अंदर कौन कौन से कार्य होते हैं? जैसे शिक्षक का कार्य, एक डॉक्टर का कार्य, ठीक है, वकील का कार्य, राजनेता का कार्य, ठीक है, समाज सेवक का कार्य, दार्शनिक का कार्य। इन सभी के जो कार्य हैं, या और मान लीजिए एक अच्छे बढ़ई का काम, ठीक है, इंजीनियर का काम, विभिन्न प्रकार के काम हो सकते हैं समाज के अंदर। ठीक है, डिजिटल मीडिया से संबंधित कोई काम हो, तो ये सारी चीजें समाज के लिए क्या है? उत्पादन। जैसे कोरोना काल में आपने देखा होगा अभी, तो डॉक्टरों की कमी पड़ रही थी, हॉस्पिटलों की मरीजों के इलाज के लिए कुशल डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, तो अब ये चीजें क्या हैं? समाज के लिए उत्पाद हैं, समाज को अपनी सेवाएं देती हैं, जिससे समाज एक अच्छा समाज बनता है। अब मान लीजिए कि डॉक्टर्स की कमी हुई, तो वह किससे पूरी होगी? कौन पूरी करेगा? सीधी सी बात है कि डॉक्टर्स की कमी शिक्षा के द्वारा ही पूरी होगी। इसके लिए हमें बढ़िया मेडिकल कॉलेज खोलने पड़ेंगे, उनको डॉक्टरों को प्रशिक्षित करना पड़ेगा, नए डॉक्टर्स समाज के लिए बनाने पड़ेंगे, जो भी कमी है उसकी पूर्ति करनी पड़ेगी। ठीक है, वकालत के लिए आज कितने केस पेंडिंग चल रहे हैं आपको पता होगा। अच्छे वकील बनाए जा सकते हैं, अच्छे नेता बनाए जा सकते हैं जो अपने समाज का विकास करें। ये सभी उत्पाद की पूर्ति शिक्षा के द्वारा होती है। तो ये जो चीजें हमने आपको आज बताई, ये सभी शिक्षा की अवधारणाएं हैं। ठीक है, ऐसा हम मान के चलते हैं कि शिक्षा के द्वारा ऐसा होता है। ठीक है, तो यदि आपका प्रश्न आता है कि शिक्षा की अवधारणाएं क्या हैं, शिक्षा के संबंध में अपने विचार प्रकट कीजिए, तो आप इन सभी को अपने शब्दों में लिख सकते हैं। और भी यदि पॉइंट्स आपकी समझ में आ रहे हैं, तो उन नवीन तथ्यों को भी यहाँ पर जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। बाकी मैं कल आपको शिक्षा के जो अन्य अर्थ हैं या उनकी जो अन्य प्रक्रियाएं हैं शिक्षा से संबंधित, उनकी जानकारी आपको देंगे। धन्यवाद।